Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel on YouTube, and I hope you are liking our content. So guys, today we are going to continue your class 9 civics chapter electoral politics. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इलेक्शन कैंपेन किस तरह से होता है। तो अगर आप सभी को वो सब कुछ समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्शन कैंपेन हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कैंपेन किस तरह से होता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोई उसका वायलेशन करे तो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, फाइनली इलेक्शन के बाद किस तरह से वोट्स काउंट होते हैं, एंड ऑन द दी डे, इलेक्शन डे पर किस तरह से पोलिंग होती है। किसी भी इलेक्शन का जो फाइनल स्टेज होता है वो वही होता है जिस दिन वोटर्स जाके अपनी वोट को पोल करते हैं, अपनी वोट कास्ट करते हैं, मतलब जिस दिन जाके वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस डे को यूजुअली क्या कहा जाता है, जिस दिन पोलिंग होती है उसे हम कहते हैं इलेक्शन डे, जिस दिन पोलिंग होती है। यही वो दिन है जिसके लिए इतने टाइम तक तैयारियां चलती हैं, प्रिपरेशन चलती हैं, और सभी लोग जो है सिर्फ इसी का इंतजार करते हैं, इसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अब जिस भी इंसान का नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने नियर बाय पोलिंग बूथ में जाकर, जो लोकल स्कूल या गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस उन्हें अलॉट किया जाता है, वहां जाके अपनी वोट डाल सकते हैं। जैसे ही कोई वोटर जो है बूथ के अंदर चला जाता है तब इलेक्शन ऑफिशियल्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हिज और हर, मतलब उनकी आईडी कार्ड से वेरीफाई करते हैं कि ये सेम पर्सन है या नहीं जिसका नाम इस लिस्ट में है। उसके बाद उसके अलावा क्या होता है, फिर वो उनको अलाउड कर देते हैं, उनके फिंगर पे एक मार्क लगा देते हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया। उसका निशान होता है, परमानेंट मार्कर जैसी कुछ इंक होती है जो काफी दिनों तक फिंगर पे रहती है, वो इसलिए ताकि कोई भी दोबारा वोट ना डाल सके सेम डे पर। ठीक है। हर हर कैंडिडेट का या हर पार्टी का एक एजेंट जो होता है पोलिंग बूथ के अंदर जो है बैठे रहते हैं। उनका काम क्या करना होता है, उनका काम होता है ये देखना जो पोलिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहा है वो फेयर तरीके से, मतलब बिल्कुल इस तरह से हो रही है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। वही चेक कर सकते हैं अंदर ऐसे कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही। इसीलिए हर किसी की पार्टी या कैंडिडेट की तरफ से एक एजेंट को अलाउड होता है पोलिंग बूथ पर बैठकर ये सब चेक करना। पहले जो है वोटर्स को वोट डालने के लिए अर्लियर जो सिस्टम था उसमें क्या था, बैलेट पेपर यूज किया जाता था, जहां पर एक पेपर होता था जिसमें सभी पार्टी या कैंडिडेट के सिंबल्स होते थे, एंड वोटर्स को उसमें स्टैंप लगानी पड़ती थी जिसे भी वो वोट देना चाहते हैं। लेकिन नाउ सिस्टम हैज चेंज, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं। अब हमारा जो सिस्टम बदल के क्या हो गया है, बैलेट पेपर हट गया है और अब आ गया है हमारा ईवीएम्स। दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग मशीन्स, तो इनमें जो है वोटिंग की जो काउंटिंग है वो भी बहुत ईजी हो जाती है। The machine shows the name of candidate and the party symbols. Independent candidates to have their own symbols allotted by the election official. All the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. मतलब यहाँ पर पहले स्टैंप लगानी पड़ती थी जिसे आप वोट देना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ उस पार्टी या कैंडिडेट के सिंबल के आगे उन्हें बटन प्रेस करना होता है जिसे भी वो वोट देना चाहते हैं। नाउ इट्स बिकम वेरी सिंपल। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, शाम को टाइम खत्म होता है, सभी ईवीएम्स को जो है सील करके एक ऐसे प्लेस पे ले जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। कुछ दिनों के बाद एक डेट फिक्स होती है रिजल्ट की, वहां पर सारी ईवीएम्स जो है सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आती हैं और उन्हें ओपन किया जाता है, फिर ईच वोट को काउंट किया जाता है। उस टाइम पे भी हर कैंडिडेट और पार्टी के एजेंट्स वहां पर इंश्योर होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो काउंटिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो, जस्टिफाइड तरीके से हो एंड फेयर तरीके से हो। जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसे मिलते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है। जनरल इलेक्शन में जो काउंटिंग होती है वोट्स की वो सेम डे में होती है, सेम टाइम पर होती है। टेलीविजन चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर सब जो है लाइव दिखाते हैं इवेंट को, और जैसे ही कुछ घंटे हो जाते हैं काउंटिंग के और सभी रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाते हैं और ये पता चल जाता है कि अगली गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, आप सभी ने देखा है टीवीज में भी ऑलरेडी न्यूज चैनल वाले सब दिखाने लगते हैं। एग्जिट पोल्स तो तब तक होते हैं जब तक वोटिंग की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन काउंटिंग है उस दिन क्या होता है, सभी न्यूज चैनल्स और रिपोर्ट्स में सभी जगह पर सब लाइव खबरें आती रहती हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पे आगे चल रही है, कितनी पार्टी जो पार्टी है कितनी सीट पर जीती है, एंड उसमें डिफरेंस कितना है, कितने ज्यादा एक्स्ट्रा वोट, कितने परसेंट वोट से वो जीते हैं।
नाउ तो आपको समझ में आ गया होगा कि वोटिंग जो होती है किस तरह से होती है और उसकी काउंटिंग किस तरह से होती है। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। इलेक्शन सभी जगह होते हैं और इंडिया में भी होते हैं। ये डेमोक्रेटिक क्यों है? ठीक है, ऐसा क्या है कि हम कह सकते हैं इंडिया में जो चुनाव है, इलेक्शन है, ये डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं होती है, सब कुछ जो है फेयर तरीके से होता है। कई बार हम ऐसे रिपोर्ट्स देखते हैं टेलीविजन में जिसमें दिखाया जाता है कि फॉल्स नेम को इंक्लूड कर लिया गया है, जेन्यून नेम्स को हटा दिया गया वोटर्स लिस्ट से, गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज किया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा, मनी का ज्यादा यूज किया है कुछ रिच कैंडिडेट्स ने, वोटर्स को डराया गया, धमकाया गया। तो ये सब रिपोर्ट्स हम देखते रहते हैं। इनमें से कुछ ही रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो करेक्ट होती हैं, और लेकिन जब भी हम ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारे सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन सच बात तो ये है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जब तक नहीं जीत सकता जब तक कि उनके पास पॉपुलर सपोर्ट ना हो। दैट इज व्हाट मेक आवर सिस्टम डेमोक्रेटिक। हमारे यहाँ पर यही कारण है कि अगर अल्टीमेटली कोई भी जीत रहा है दैट मीन्स दे आर द वन पीपल वांट टू सी एट दिस पोस्ट। कोई भी पर्सन अगर जीत रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं वो जीते। तो यही जो कारण है वो हमारे इलेक्शन को जो है डेमोक्रेटिक बनाता है। इसके अलावा व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच मेक्स अवर इलेक्शन डेमोक्रेटिक? दे आर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। इंडिपेंडेंट है मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल है कि मतलब जो पार्टी इन पावर है वो इन्हें डरा धमका सकते हैं, नहीं। हमारे यहाँ पर जिस तरह जुडिशियरी फ्रीली काम करती है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ये सिस्टम इसलिए है, ये इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट जो है प्रेशराइज ना कर पाए और ये लोग अपना काम फेयर तरीके से कर सके। जिस तरह जुडिशियरी को कुछ इंडिपेंडेंस मिली गई है वैसे ही हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी मिली है। जो हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो उन्हें उस पोस्ट से हटाना जो है पॉसिबल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है आंसरेबल नहीं है ना तो प्रेसिडेंट को ना ही गवर्नमेंट को। अगर रूलिंग पार्टी से अलग हटके भी वो कुछ करते हैं जो रूलिंग पार्टी नहीं चाहती तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। ऐसी पावर्स बहुत ही कम देशों में इलेक्शन कमीशन के पास है कि उन्हें इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस दी गई है। इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर हर एस्पेक्ट में डिसीजन लेते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, इलेक्शन किस तरह से होंगे, इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन के रिजल्ट तक सब कुछ जो है इलेक्शन कमीशन मैनेज करते हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और उन लोगों को पनिश करते हैं जो इसका वायलेशन करते हैं, जो इसका उल्लंघन करते हैं। इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऑर्डर दे सकते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट बट दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन ड्यूटी होती है जिस दिन, उस दिन भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में उनके अंडर में ही काम करते हैं। Last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for the lapses. तो अब क्या देख रहे हैं हम, इलेक्शन कमीशन कई बार क्या करता है, गवर्नमेंट को फटकार लगाता है अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ में नजर आती है। रूलिंग पार्टी को ज्यादातर पसंद नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कमीशन को इतनी इंडिपेंडेंस दी गई है जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेटिक हो और फेयर हो। इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं और क्या फैक्टर है, एक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अगर आप डाटा देखेंगे, कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज से, तो इंडिया में जो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग जाके वोट डालते हैं, किसी न किसी तरह इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, वो एक बहुत अच्छा नंबर है। आपकी बुक में देखिए, अगर आप देखेंगे इस साइड पे ग्राफ दिया गया है वोटर टर्नआउट इन इंडिया बाय सोशल ग्रुप्स 2004। इसमें इंडिया और यूएस का कंपैरिजन किया गया है जिसमें इंडिया में कितने ज्यादा लोग परसेंट वोट देते हैं जबकि यूएसए में कितने कम। इसके अलावा वोटर टर्नआउट इन द इंडिया एंड यूके, तो इसमें भी आप देखेंगे इंडिया का जो ग्राफ है वो अपवर्ड है। इंडिया में ज्यादा लोग जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिछले सालों के मुकाबले में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, 1996 में आप देखेंगे ये 8% था जो कि 2004 तक 32% हो गया, विच इज अ ह्यूज इंक्रीज, इट इज 4 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं इंडिया में जो वोटर्स हैं बढ़ चढ़कर इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से इलेक्शन से
जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि दिखाता है हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों के लिए है और लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स दे आर सपोर्टिंग दिस थिंग, दैट मीन्स वी हैव अवर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। देन द नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, इलेक्शन हुए अगर मतलब अभी आप पढ़ेंगे, जब आप नाजिज्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि उन्होंने इलेक्शन कराए और उन्हें लगता है जो रिजल्ट जो उन्होंने उम्मीद की थी वो नहीं आया, तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जो भी रिजल्ट आता है हर कोई उसे एक्सेप्ट करता है, हारने वाली पार्टी और जीतने वाली पार्टी, जीतने वाले कैंडिडेट्स भी, हारने वाले कैंडिडेट्स भी स्वीकार करते हैं अपनी हार को, जनमत को, कि जो लोगों की इच्छा है वही हुआ है। यही एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है, कि यहाँ पर सभी लोग जो लोगों का जो इच्छाएं हैं, जो उनके व्यूज हैं इलेक्शन के रिजल्ट के रूप में, उसे स्वीकार करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब कुछ चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, जो कि मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, चुनौती है कि अगर हम उसे ओवरकम करें तो हम और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। All this lead to a simple conclusion: election in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms the government does so because people have chosen it over its rival. कोई भी पार्टी अगर हमारे यहाँ पावर में आ रही है, वो जीत रही है, तो उसका एक ही कारण है कि लोगों ने जो है उन्हें सपोर्ट किया है ओवर देयर राइवल्स। मतलब बाकी लोग जो उनके विरोधी दल हैं, मतलब विरोधी नहीं आप कहेंगे, जो बाकी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जो भी लोग खड़े हैं उनसे ज़्यादा अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है, तभी वो पार्टी जो है या कैंडिडेट जो है जीत सकते हैं। इससे हमें पता चलता है लोगों का पॉपुलर प्रेफरेंस क्या है, वो किस तरह का रूल चाहते हैं और किन लोगों को चाहते हैं, कौन सी पॉलिसीज को पसंद करते हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन से पहले अपना जो मैनिफेस्टो देते हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है किस टाइप की पॉलिसी वो फॉलो करने वाले हैं। इफ पीपल आर सपोर्टिंग some specific people or any candidate, that means they want that particular policy to be implemented in their place or in their region, in their country, in their state. हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनमें से सबसे पहले कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो पार्टी हमेशा जीतेगी, लेकिन उनके पास हमेशा एक एडवांटेज रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा रिसोर्स स्पेंड कर सकते हैं अपनी कैंपेनिंग के लिए, वोटर्स को थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए, तो उनके पास हमेशा एक अनफेयर एडवांटेज रहती है। इसके अलावा पार्टी कंट्री के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर क्रिमिनल कनेक्शन वाले कैंडिडेट्स जो हैं बाकी लोगों को पीछे कर लेते हैं, और फिर भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद जो है इंश्योर कर लेते हैं अपने लिए एक टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। ये सब आप जानते ही हैं कि इंडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा हमेशा से ज्यादा रहा है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं दे आर एट डिसएडवांटेज, सॉरी दे आर एट एडवांटेज, उन्हें इजीली टिकट मिल जाती है बड़ी बड़ी पार्टी से। इसके अलावा ज़्यादातर क्या होता है, इलेक्शंस में लोगों के पास चॉइस बहुत कम होती है। ज़्यादातर जो मेजर पार्टीज होती हैं उनकी सिमिलर पॉलिसीज और प्रैक्टिस होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसे वोट दें और किसे ना दें। दिस इज वन ऑफ द रीजन विच मेक्स आवर इलेक्शन सिस्टम समवेयर फार वेयर आवर फाउंडिंग फादर्स हैव थिंक ऑफ इट, थोड़ा सा इसे कहीं पीछे ले जाता है जो इसके बारे में आशा की गई थी। इसके अलावा स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो छोटे छोटे कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्मॉलर जो हैं, जैसे कि मान लीजिए नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के नहीं है, तो उनके पास क्या है, यहाँ पे डिसएडवांटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो इतने पॉपुलर नहीं है, ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना ही वो इतने फेमस हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो वो जो है डिसएडवांटेज पर रहते हैं। तो ये सब हमारे पास चैलेंजेस हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। These challenges exist just not in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? ये challenges ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हैं, इनमें से कुछ challenges ऐसे हैं जो well established democracies, बहुत पुरानी पुरानी democracies में भी हैं, and we are still working to overcome these challenges, and one day hopefully we will make the system best. सो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इलेक्शन कमीशन का पूरा रोल, किस तरह से इलेक्शन होते हैं, किस तरह से काउंटिंग होती है,
क्या प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, उसे इतनी इंडिपेंडेंट क्यों दी गई है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक अवर इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आपको कोई भी डाउट है, यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and in next class we will come with the next chapter. Till then, keep revising, stay tuned, and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.